अगर मैं हिंदुओं की हिस्ट्री बता रहा हूँ तो मुझे मुस्लिम हिस्ट्री से प्रॉब्लम नहीं है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये ताशकंद फाइल्स, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, यही टेक्स्ट बुक्स होने वाली हैं हिस्ट्री रेफरेंस के लिए। आपको हमेशा ये पूछते हैं कि आप मणिपुर फाइल्स बनाओगे, क्या आप गुजरात फाइल्स बनाओगे क्या? तो ये लोग क्या कहते हैं इस बारे में इंटरव्यू आप कर रही हैं कि फिल्म क्या है इस बारे में कर रही है। आज भी हमारे औरंगजेब स्ट्रीट है। आपने जब पूरी हिस्ट्री ही आपने छुपा के रखी है, पूरा कोल्यूड कर दिया है उसको, तो इसके पीछे एक एजेंडा है। अगर हम अंधे हो जाएंगे ना तो बार बार चोट खाएंगे। तो इसलिए लोगों की आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है कि देखो ये तुम्हारे घाव हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भारत के और टुकड़े हों कल को? मैं उस तरह की फिल्म तो हम बनाते नहीं है कि किसी और के खिलाफ बनाते हो। तो कम्युनल टेंशन हम नहीं क्रिएट करते। कम्युनल टेंशन उसे देखने के बाद कुछ जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग होते हैं वो क्रिएट करते हैं। और अगर फिल्म मेकर सरकार का काम करने लगेंगे तो सरकार को फिल्म बनानी चाहिए, फिल्म मेकर्स को सरकार चलानी चाहिए। क्या आपकी ममता बनर्जी से कोई बात हुई या कोई मुलाकात हुई कुछ? आपके पास नंबर है उनका तो आप करा दीजिए। आई एम श्योर आपसे तो वो कर ही लेंगे। कोई भी मुस्लिम जो अपने को भारतीय मानता है कभी इसको बैन करने का सोच ही नहीं सकता। इसको तो बैन करने के बारे में वही सोच सकता है जो कि मुस्लिम लीग के साथ जुड़ा है। इसीलिए ऐसी फिल्में बनाना जरूरी है। पुराने घाव जानो भाई। लेकिन वो युद्ध टाइम के फील्ड नेता थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। और सो वाज नेहरू। BBC डॉक्यूमेंट्री थी तो उसके जो स्क्रीनिंग थी वो या फिर उसका जो रीच था उसको कर्ब कर दिया था। तो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा सिलेक्टिव हो जाता है? जो लोग मेरे दुश्मन भी हैं, जो मेरे को बहुत गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे या वैसे भी जो है, जब जब उनकी फ्री स्पीच पे कभी प्रतिबंध लगता है मैं हमेशा पहला व्यक्ति होता हूँ खड़े होकर लड़ता हूँ। कोई भी बंगाली तो इस फिल्म को बैन नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो बंगाली मोदी जी वो कर रहे हैं जो देश के लिए बहुत सही है, करेक्ट है और जो इस वक्त करना चाहिए। कश्मीर फाइल्स हो या फिर ताशकंद फाइल्स हो या फिर अब बंगाल फाइल्स, ये कुछ फिल्म्स महज फिल्म्स नहीं है बल्कि अपने आप में ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने ना सिर्फ राजनीतिक बहस को हवा दी है बल्कि दर्शकों के मन में कई सवाल उठाए हैं। तो आइए इस ट्रायलॉजी के पीछे के क्रिएटिव माइंड्स फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री और एक्टर पल्लवी जोशी से पूछते हैं कि क्या वाकई में इनकी फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है या फिर हिस्ट्री के ऊपर, हिस्टोरिकल टॉपिक्स के ऊपर मूवीज़ बनाना इनका शौक है। और ख़ास बात एक और है, ऐसा क्यों होता है कि हर बार ये जब मूवीज़ बनाते हैं तो किसी न किसी कंट्रोवर्सी की शिकार इनकी मूवीज़ हमेशा हो जाती है। व्हाट आर द स्ट्रेस लेवल्स? अभी मूवी आपकी रिलीज होने वाली है तो स्ट्रेस लेवल्स क्या है? कुछ है स्ट्रेस लेवल्स की नहीं है? यस एंड नो। मतलब स्ट्रेस तो है पर वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम आगे चलते जा रहे हैं। जब मूवी रिलीज होनी है, वो हिंदी में कहावत है ना, ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। तो पता है कि अभी 5 तारीख को मूवी रिलीज हो ही रही है, तो ठीक है। मुझे लगता है स्ट्रेस बाकी लोगों को ज्यादा है, फिल्म आ रही है। हम उनसे पूछिए आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है? आपको कुछ नहीं है स्ट्रेस लेवल्स? थोड़ा बहुत तो रहता है सर। आपकी मूवीज हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में तो आ ही जाती है, आपको भी पता है। दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक अच्छा स्ट्रेस होता है जो आपको आगे, जैसे आप लास्ट ओवर चल रहा है और आपको 6 बॉल में 12 रन बनाना है, वो स्ट्रेस अच्छा होता है। हाँ, ऑफ कोर्स। राइट। और एक स्ट्रेस ये होता है कि एक्साइटमेंट। हाँ, और तो वो स्ट्रेस हमें हो रहा है। और जो दूसरे तरह का स्ट्रेस होता है वो बाकी लोगों को हो रहा है। तो उनको ये हो रहा है कि ये कहीं 12 रन बना ना ले। 12 रन बनने वाले हैं आपके हिसाब से? बनेंगे? पता नहीं। लेट्स सी। तो आपको हमेशा एक लेबल लगता रहता है कि एजेंडा एजेंडा है, एजेंडा। तो आप कहते हैं कि हर डायरेक्टर का कोई ना कोई तो एजेंडा होता है ना। हम कोई मूवी बनाते हैं तो जैसे यश चोपड़ा, उनका एजेंडा था लव स्टोरीज बनाने का, या करण जौहर है या संजय लीला भंसाली है। तो फिर विवेक अग्निहोत्री का क्या एजेंडा है फिल्म मेकिंग को लेकर? नहीं, आप जब अपने आपके ऑफिस में मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं आपके बॉस आके, CEO, चेयरमैन, व्हाट्स द एजेंडा? एक प्रेसिडेंट आके बैठते हैं जब किसी कंट्री के 4 लोग, तो क्या पूछते हैं, व्हाट्स द एजेंडा? नहीं,
तो आर्मी के चीफ भी वही पूछते हैं, कोका कोला के विदाउट president भी वही एजेंडा तो हम कोई भी मूवी कुछ भी काम नहीं कर पूछते हैं। तो ये सकते इसका हैं। जवाब आपको मिल गया। तो पर आपका एजेंडा क्या है? लाइक यू वांट टू टेल पीपल की हिस्ट्री में क्या हुआ अब मैं था? बताता हूँ। हाँ, मेरा एजेंडा ये है कि जो पीड़ा मैंने देखी है भारत के लोगों के अंदर, खास तौर पे वो हिंदू लोग जिनने पार्टीशन में इतना सेक्रीफाइस किया, या वो कश्मीरी पंडित, भारत में जो हिंदू लोगों के ऊपर पीड़ा और जो कष्ट और जो वेदना जो उनकी है, उसको आवाज़ देना, उनसे बातचीत करके उनके दर्द को समझना, वो आवाज़ दुनिया के सामने लेके आना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपने दर्द की आवाज़ बता रहे हैं तो आपको किसी और के दर्द से ऐतराज़ है। अब मुझे पता है अगला सवाल क्या आपका होने वाला है। तो अगर मैं हिंदुओं की हिस्ट्री बता रहा हूँ तो मुझे मुस्लिम हिस्ट्री से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपने को उपयुक्त नहीं पाता हूँ उसको बताने में, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ ये है। हर व्यक्ति की अपनी एक्सपर्टीज़ होती है। जैसे आपने का कोई इश्क पे बनाता है, मोहब्बत पे बनाता है, कोई एक्शन फिल्म बनाता है, कोई कॉमेडी बनाता है। बासु चटर्जी कॉमेडी बनाते थे। हर आदमी की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होता है। मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो मैं हिंदू हिस्ट्री और हिंदू जेनोसाइड की फिल्म बना रहा हूँ। सर एनसीईआरटी में हमने देखा है कि काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो उसका रिवीजन हुआ है, उसको रिवाइज किया है, मुगल हिस्ट्री से भी रिलेटेड था। आपको लगता है कि आपकी फिल्म्स के ज़रिए आप भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपकी वजह से भी कुछ चेंजेस आएंगे करिकुलम में आपकी मूवीज़ के हिसाब से? मैं देखिए एजुकेशन के बारे में तो आई डोंट हैव एनी राइट टू स्पीक अबाउट इट, क्योंकि ये पॉलिसी के तहत आता है, गवर्नेंस के तहत आता है। लेकिन हमारी फिल्में टेक्स्ट बुक्स हैं आने वाली जनरेशन के लिए, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि जब हमने फिल्मों में काम करना शुरू किया था तो हमें किसी ने उंगली पकड़ के पढ़ाया तो नहीं कि देखो एक्टिंग ऐसी करनी है वैसी करनी है। हमारे वक्त पे तो बिकॉज आई स्टार्टेड एज अ चाइल्ड एक्टर, तो चाइल्ड एक्टर्स के लिए तो कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं होते हैं। तो हमारी टेक्स्ट बुक्स कौन सी थी? हमारी बिमल रॉय की फिल्में थी, गुरुदत्त साहब की फिल्में थी, हमारी राज कपूर जी की फिल्में थी। तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये ताशकंद फाइल्स, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, यही टेक्स्ट बुक्स होने वाली हैं हिस्ट्री रेफरेंस के लिए। सर आपने कहा था कि आपने ये मूवी स्पेसिफिकली जेनजी के लिए भी बनाई है ताकि उन्हें पता चले कि हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ था। तो क्या आपको लगता है कि हाउ वुड दे रिएक्ट? आपको क्या लगता है उनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा ये मूवीज़ देख के, बंगाल फाइल्स? क्या रहेगा नहीं, मैं बता सकता हूँ क्या रहा है। अभी हमने अमेरिका में 12 स्क्रीनिंग्स की थी। तो पहले स्क्रीनिंग थी न्यूयॉर्क में, जहाँ पे रटगर्स यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे, 10-20 आए होंगे। लेकिन उन्होंने फिर खबर फैलाई तो धीरे धीरे सेकंड में और बढ़े, थर्ड में और बढ़े, बढ़ते गए, और आखिर में तो ये हो गया कि वही रह गया हमारे। आप अगर रिएक्शन वीडियोस देखिए तो जैसे जैसे स्क्रीनिंग होती नहीं, आखिर में सिर्फ यंग लोगों की वो है। छोटे छोटे 14 साल के बच्चे आने लगे, माँ बाप वहाँ अलाउड है, यहाँ इंडिया में अलाउड नहीं है। तो तरह तरह के लोग आने लगे, बच्चे आने लगे। एक बच्चे ने तो सवाल पूछ लिया था एक बार खड़े होकर, कई यंग लोगों ने पूछे। एक बच्चे ने तो खड़े होकर सवाल पूछ लिया कि इस दुनिया में लोग इतने बुरे क्यों हैं? क्या जवाब है इसका? कौन देगा? तो और एक यंग लड़के लड़कियां आए, उन्होंने बोला कि मैं जब इस थिएटर के अंदर आया था तो मैं एक अलग व्यक्ति बन के आया था, और जब निकल रहा हूँ तो मैं अलग व्यक्ति बन के निकल रहा हूँ। वो इसी तरह से है जैसे ज्यूस के होलोकॉस्ट पे ऑश्विट्स है, वहाँ पे पोलैंड में एक जगह जहाँ पे उनको गैस चेम्बर में मारते थे। तो जब मैं खुद, विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी और हम बच्चे गए थे, तो हम जब अंदर गए थे तो हम कुछ और थे, जब बाहर निकले तो कुछ और थे। ये फिल्म द बंगाल फाइल्स उस तरह का एक्सपीरियंस है। जैसे आपको हमेशा ये पूछते हैं कि क्या आप मणिपुर फाइल्स बनाओगे, क्या आप गुजरात फाइल्स बनाओगे, क्या आपको हमेशा पूछते रहते हैं। तो मुझे आपसे ये जानना है कि जस्ट इन केस आप कभी ये मूवीज़ बनाते हैं तो जैसे अभी आपको काफ़ी बार अक्यूज़ करते हैं कि सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग आप करते हो, या आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूँ, ये लोग क्या कहते हैं इस बारे में इंटरव्यू आप कर रही हैं कि फिल्म क्या है इस बारे में कर रही हैं? ये है क्या? फिल्म के बारे में भी मैं आपसे हाँ, पूछूंगी। तो लोग क्या कहते हैं? लोग तो बकवास करते हैं। देखिए, और मैं महामूर्खों के सवालों के जवाब देता नहीं हूँ। मूर्ख कोई पूछे तो जवाब भी दे दूँ। महामूर्खों के आप, अरे तो इतने जो लोग ये करते हैं उनके यहाँ भी तो इतने सारे डायरेक्टर्स हैं जो दूसरी तरह की बातें करते हैं, उनसे कहिए वो नहीं बना सकते कि? और अगर मैं, आपको लगता है मैं ही एक हूँ दुनिया में बनाने वाला, तो धन्यवाद। नहीं, दूसरा मैं इसके ऊपर एक बात बताना ज़रूर चाहूँगी। आप शायद वो टीएमसी के कोई लीडर थे, उन्होंने कहा था मणिपुर फाइल्स बनाना। तो मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो वो जाने कि वो किन के विषय में बात कर रहे हैं। हम 4 से 5 साल लेते हैं कोई भी विषय पर रिसर्च करने के लिए।
क्योंकि इतना टाइम लगता है फैक्ट्स इकट्ठा करने में, और वो फैक्ट्स इकट्ठा करने के बाद हम फिल्म बनाते हैं। तो आज एकदम से हमारे दिमाग में ये कल नहीं आया कि हम बंगाल के ऊपर फाइल बनाए, कोई फिल्म बनाए। तो मणिपुर फाइल अगर हमको बनानी हो तो उनको 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो why did we take like 70-80 years to come up with Bengal files? मतलब why did it take us, Mr. विवेक अग्निहोत्री, उसके पहले क्यों किसी ने बंगाल फाइल्स नहीं बनाई? आश्चर्य होता है ना। मुझे भी आश्चर्य, मुझे भी इस बात का बहुत आश्चर्य है कि क्यों नहीं बनाई। इतना देखिए, पार्टीशन पे तो इतनी फिल्में बननी चाहिए थी कि पूछो नहीं, इतनी सारी मेन स्ट्रीम कमर्शियल नहीं फिल्में बननी चाहिए थी, नहीं बनी। होलोकॉस्ट में हर 1-2 साल में कोई एक फिल्म आ जाती है। ऑस्कर में देखिए आप, कोई ना कोई होलोकॉस्ट से रिलेटेड फिल्म आ जाती है। ब्लैक सी ऊपर देखिए आप, कोई ना कोई आ ही जाती है फिल्म कहीं ना कहीं से। अच्छा, ये सवाल अलग है। मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूँ और आपके दर्शकों से भी पूछता हूँ कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ज्यूस के बारे में कोई गलत बात ना करे और हिटलर के बारे में कोई अच्छी बात ना करे, इसको लेके 30-40 कंट्रीज में लॉज बन गए। आप हिटलर स्ट्रीट नहीं रख सकते किसी का नाम, आप किसी बच्चे का नाम हिटलर नहीं रख सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि यार हिटलर ने वाकई में ऐसा किया था, आप डाउट भी नहीं क्रिएट कर सकते। इसके अगेंस्ट लॉज हैं, आप जेल चले जाएंगे। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हुआ? राइट? तो कहीं ना कहीं हम लोग को समझाया नहीं गया कि ये सब चीज़ें करना इंसानियत का काम होता है। आज भी हमारे औरंगजेब स्ट्रीट है, आज भी कलकत्ता में सुहरावर्दी एवेन्यू है, आज भी हमारे यहाँ लोग इस तरह के नाम रखते रहते हैं जो कि नहीं रखने चाहिए। तो मुझे आप बताइए कि जैसे आप जब आपने मूवी का रिसर्च शुरू किया तब आपने देखा होगा कि क्या किसी और ने भी कोई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, मूवीज़ बनाई है, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन कि इस पर तो हमने कुछ बनाया ही नहीं है? व्हाट अकर्ड टू योर माइंड? नहीं, ऐसा कोई व्हाट अकर्ड नहीं है। सवाल ये था कि ये सारा शुरू कहाँ से, उस सिलसिला मैं आपसे पूछता हूँ। आप मुझे बताइए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और सबसे ज़्यादा गुलामी करने वाली और सबसे अधिक दंडित खंडित कौन सी सोसाइटी है विश्व के इतिहास में? मानवता 5,000, 10,000, 20,000 जितना भी इतिहास है मनुष्य का, उसमें कौन है? आप बताइए। ये मैं पूछ लिया तो आपने बोल दिया, इसके पहले कभी आपको पता थी ये बात? आपके बच्चे होंगे, आपके घर में बच्चे होंगे, कजिन्स होंगे, उनमें से किसी को ये बात पता है? राइट? तो आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे ऑफिस में, बच्चे, वो ब्लैक लाइव्स मैटर डालते होंगे, करेक्ट, लेकिन उनको ये बात नहीं पता है। तो उनको कौन एजुकेट करेगा जब सब लोगों ने ही चश्मे पहन रखे हैं ना बताने के? तो कोई तो बताएगा। तो इसलिए हमने ये फिल्म बनाई। तो जैसे हम पार्टीशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पंजाब, बट पार्टीशन इज नॉट जस्ट अबाउट पंजाब। पंजाब में ऑफ कोर्स बहुत सफरिंग्स हुई, बट बंगाल वाज ऑन द एज टू, बंगाल वाज आल्सो बर्निंग। तो आपने अपने मूवी से किस तरीके से वो दर्शाने की कोशिश की है? बताइए पल्लवी जी। आप बताइए। नहीं, आप बताइए। आप दोनों बताइए। नहीं, मैं पहले आपके उस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि पार्टीशन पे फिल्में क्यों नहीं बनी। हमारा पार्टीशन और हमारी आज़ादी, ये दोनों एक साथ हुआ। तो जैसे कि हमारा माइंडसेट है, हमने ये सोचा कि हम लोग पॉजिटिव्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें और हमारी स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करें, और हमारे जो भारत का एक अंग टूट के हमसे निकल गया है उसके बारे में हम ज़्यादा उदास ना हो और आज़ादी का जश्न मनाएं। ये एक माइंडसेट के हिसाब से जनता का, और एक जो कॉल दिया गया था गवर्नमेंट से तब की जो भी मतलब केयर टेकिंग गवर्नमेंट जो भी थी अपनी, मैं उस लेवल पे वो समझ सकती हूँ। लेकिन उसके बाद पंजाब पार्टीशन पे तो फिल्में बनी, बंगाल पार्टीशन पे नहीं बनी फिल्में। और उसके बाद पार्टीशन के बारे में हमें हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया, हमें किसी ने ये नहीं बताया कि डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, नोआखली का जेनोसाइड हुआ था। हमें बाकी तमाम चीज़ें जो बाद में हमने पढ़ी, जहाँ जहाँ पे जो जो हुआ,
वो इतने सालों में पढ़ने में आया, लेकिन बंगाल का जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तब समझ में आया अच्छा ये इसकी कड़ी यहाँ जुड़ी है, इसकी कड़ी यहाँ जुड़ी है। तो करते करते जो सब पैटर्न पूरा जब इमर्ज होता है तब हमको समझ में आया कि ये पूरी की पूरी हिस्ट्री जो थी उसके ऊपर जानबूझ के पर्दा डाला हुआ था। एक आध वाकयात हो तो मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, ग्रेटर गुड के लिए भाई हमने नहीं बताया, लेकिन आपने जब पूरी हिस्ट्री ही आपने छुपा के रखी है, पूरा कोल्यूड कर दिया है उसको, तो इसके पीछे एक एजेंडा है। जब एजेंडे की बात हो रही थी तो ये एजेंडा है असली, और इस एजेंडे को लोगों के सामने लाना हमारा एजेंडा है। तो इसलिए हमने बंगाल फाइल्स बनाई। लेकिन मुझे अभी भी आश्चर्य हो रहा है कि इतने बेहतरीन डायरेक्टर्स हुए हैं बंगाल में। मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री के हीरे मैं कहूँगी वहाँ से निकले हुए हैं। उन्होंने कभी पार्टीशन के ऊपर फिल्में नहीं बनाई, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारी तब सोशल प्रॉब्लम्स थी वो दिखाने में वो ज़्यादा शायद व्यस्त हो गए, क्योंकि वो सब चाहते थे कि भारत का उत्थान हो, भारत किसी तरह से ऊपर उठ जाए। हमने जब ये फिल्म हमने ये बनाई है तो हम सबसे पहले तो लोगों को हिस्ट्री में ले गए हैं, क्योंकि क्या होता है ना, आपने ये कहावत सुनी होगी कि जहाँ पे आपको लग जाती है वो जगह अंधी हो जाती है। जहाँ चोट लगी हुई है बार बार आपको वहीं चोट आती है। तो अगर हम अंधे हो जाएंगे ना तो बार बार चोट खाएंगे। तो इसलिए लोगों की आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है कि देखो ये तुम्हारे घाव हैं, इन घावों को जानो, तुम इनके बारे में महसूस करो इनको, और फिर आगे बढ़ो, ताकि तुम यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ दीज वुंड्स। क्योंकि आपको आपका अगर भूतकाल में जो आपके साथ जो हुआ है वो पता ही नहीं है, तो आप अपना भविष्य की आप कल्पना कैसे कर सकते हैं? क्या आप वही गलतियां नहीं करेंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भारत के और टुकड़े हों कल को? तो इन सबसे अगर बचना है तो आपको अपनी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। आपको किस तरह से रहना है, आपको कंट्री में अपने देश में किस तरह की माहौल रखना है, कैसा भाईचारा रखना है, कैसी शांति रखनी है, ये सब जानने के लिए आपको अपनी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हमने हिस्ट्री और आज की स्थिति में जो बंगाल में हो रहा है उन दोनों को हमने जक्सटापोज किया है। और तब का बंगाल और आज का बंगाल, ऐसे दोनों हमने लोगों के सामने प्रेजेंट किया। सर, ये एक मूवी ऑफ कोर्स कम्युनल टेंशन्स के बारे में है जो कि वहाँ पे हुआ था। वैसे ही एक अब रिसेंटली छावा मूवी थी, उसके वजह से बहुत सारे कम्युनल राइट्स कुछ जगह पे हुए और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। जैसे आई कम फ्रॉम नागपुर, एंड नागपुर में भी काफ़ी लार्ज स्केल पे राइट्स हुए थे। तो जब आप ऐसी कोई मूवी बनाते हो तो आपके दिमाग में क्या वो एक डर रहता है कि ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट इवन द लास्ट थिंग दैट आई वांट कि कोई कम्युनल टेंशन्स फ्लेयर अप ना हो? तो उस वक्त पे आपके दिमाग में क्या रहता है? व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट यू कीप टेकिंग, और what are the things that you are worried about? नहीं, देखिए, पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, स्टेट का काम है। मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं फिल्म बनाता हूँ और उसको CBFC के पास ले जाता हूँ। CBFC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो डिसाइड करती है कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके आगे मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं डेफिनेटली हमारी फिल्म, मैं उस तरह की फिल्म तो हम बनाते नहीं है कि किसी और के खिलाफ बनाते हो। तो कम्युनल टेंशन हम नहीं क्रिएट करते हैं। कम्युनल टेंशन उसे देखने के बाद कुछ जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग होते हैं वो क्रिएट करते हैं। अब अगर जैसे कोई फिल्म आई, उसको बदनाम करने के लिए 10 गुंडों को कोई पैसे दे दे और कहे जाके भाई थिएटर में तोड़फोड़ कर दो, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार रोके ना उसको, शासन रोके, राइट? तो हम थोड़ी करते हैं। जैसे हम कलकत्ता गए थे, हमारा ट्रेलर लॉन्च होना था, हम तो बिल्कुल पूरी तरह से लीगल तरीके से गए थे। लेकिन उसको सरकार ही अगर रोक देगी पुलिस को भेज के, तो क्या होगा? तो फिर दूसरी तरफ के लोग भी कुछ गुस्सा होंगे। तो ये काम जो है, पहली बात तो फिल्म मेकर्स का नहीं है। और अगर फिल्म मेकर सरकार का काम करने लगेंगे तो सरकार को फिल्म बनानी चाहिए, फिल्म मेकर्स को सरकार चलानी चाहिए। क्या लगता है आपको कि जो बंगाल में आपका जब स्क्रीनिंग था तो उस वक्त पे वो जो भी डिस्ट्रप्शंस हुए हैं, तो उसके बारे में क्या आपकी ममता बनर्जी से कोई बात हुई या कोई मुलाकात हुई कुछ? आपके पास नंबर है उनका, तो आप करा दीजिए मेरी बात। आई एम श्योर आपसे तो वो कर ही लेंगे। हम और पल्लवी बहुत दिल से चाहते हैं कि वो हमारी फिल्म देखें। इसलिए देखें क्योंकि ये फिल्म जो है अपने जो पुराने पूर्वज लोग जो हैं उनका बलिदान, उनकी तपस्या, उनके त्याग की कहानी है। और क्या क्या पीड़ा उनने सही है, क्या क्या दर्द सहा है।
और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनके परिवार के लोग भी रहे होंगे, उनके दादा दादी, नाना नानी, कोई ना कोई तो रहा ही होगा जिसने इसका सामना किया होगा। और अकेले में अगर वो मुख्यमंत्री नहीं हो और सिर्फ एक भारत की नागरिक हो, तो वो भी बैठ के इस दर्द के बारे में रोएंगी और वो भी यही बोलेंगी आपने जो दिखाया वो बिल्कुल सही है और मैंने भी ये कहानियाँ सुनी है। हो सकता है वो जानती भी हों इस विषय में बहुत अच्छे से, लेकिन जब आप राजनीति में आ जाते हैं तो आपकी मजबूरी हो जाती है, आप अपने वोट बैंक को केटर करने लगते हैं। वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में आप बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ अपने आप अपने व्यक्तित्व से भी करते हैं, तो उनकी मजबूरी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इस फ़िल्म को देखें और इस फ़िल्म को कोई भी बंगाली या कोई भी भारतीय, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, कोई भी मुस्लिम जो अपने को भारतीय मानता है, कभी इसको बैन करने का सोच ही नहीं सकता। इसको तो बैन करने के बारे में वही सोच सकता है जो कि मुस्लिम लीग के साथ जुड़ा हो या उनकी बातें मानता हो, क्योंकि उसमें वो एक्सपोज़ होते हैं। इसमें तो मुस्लिम लीग एक्सपोज़ हो रहा है, तो कोई क्यों करेगा इसको बैन? देखिए ममता जी जो हैं, जैसे आप हैं, आप एक महिला हैं, आप भारतीय हैं, आप इस देश के बारे में सोचती हैं, तो आपके साथ तो ये फिल्म बहुत रेजोनेट होगी। ममता जी कहाँ से अलग हैं? ममता जी खुद एक महिला हैं, खुद बंगाली हैं, उसके ऊपर से तो उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन है, भारत के नागरिक हैं और भारत के बारे में उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि वो पॉलिटिक्स में भी हैं। तो वो ये फिल्म तो 100% उनके साथ रेजोनेट करेगी, इसलिए हमारी बड़ी इच्छा है कि वो एक बार ये फिल्म देख ले, फिर उनको खुद समझ में आएगा इस फिल्म में क्या है। मुझे पूछना, एक 17 साल का लड़का था जिससे मेरी बात हुई थी और उसने मुझे कहा था कि उसे इस्लामोफोबिया है। सो व्हेन आई वाज 17, जो बहुत साल पहले की बात है, मुझे उस टाइम पे ये शब्द ऑनेस्टली नहीं पता था। तब था ही नहीं है। हाँ। ये नया न्यूली कॉइंड हाँ। है ये। तो when a 17-year-old guy says this, एक टीनेजर, of course you have kids, एक impressionable age के kids हैं आपके, तो एज अ मदर आपके दिमाग में क्या आता है कि क्या हुआ होगा, वो लड़का ऐसा, ये ऐसे कॉइन वर्ड्स कैसे कॉइन हो गए, ऐसा एक लड़का क्यों कहता है? नहीं, ये एक पॉलिटिकली कॉइंड वर्ड है जो कुछ पिछले कुछ सालों में ये उभरा हुआ है। उस लड़के का मैं थॉट प्रोसेस तो मैं नहीं आपको बता पाऊंगी, लेकिन इस तरह की धारणा अगर किसी के भी मन में है, वो किसी भी फेथ को लेके अगर फोबिया है किसी के मन में, तो वो गलत है। ये तो मैं कह सकती हूँ एज अ मदर। आई विल नेवर स्टैंड माई चिल्ड्रन टू हैव फोबिया ऑफ एनी काइंड ऑफ फेथ। तो आपके घर में जब आप लोगों की बात होती है, आपके बच्चों से बात होती है, ऑफ कोर्स आई मीन दे हैव सीन यू बोथ सो एनग्रॉस्ड इन मूवी मेकिंग, राइट? और मूवीज जब आती है आपकी तो दे मेक न्यूज़, तो उनका क्या ओपिनियन होता है एंड हाउ डिफरेंट और हाउ सिमिलर इज देयर आइडियोलॉजी आपके आइडियोलॉजी से? ये तो पल्लवी से ज़्यादा जुड़े हैं बच्चे, वो पल्लवी बता सकती है। मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं। सबसे पहले तो मेरे बच्चों की अभी कोई आइडियोलॉजी परिपक्व हुई नहीं है क्योंकि वो बच्चे हैं। आइडियोलॉजी तो आपकी तब बनती है जब आपको दुनिया भर का ज्ञान आता है और आप ये कह सकते हैं कि हाँ, अब ये मेरी लाइफ की ये दिशा है। अभी तो उन्होंने ज़िंदगी शुरू ही नहीं की है, तो अभी कहाँ आइडियोलॉजी। और अगर आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो घर पे ही डांट पड़ेगी उनको कि सबसे पहले अपना काम ढंग से करो। फिल्म मेकिंग कर रहे हो तो पहले फिल्म मेकिंग सीखो, डायरेक्शन क्या है, किसको कहते हैं, पहले ये सीखो, प्रोडक्शन सीखो। उसके बाद जब खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ, एंड वंस यू आर केपेबल ऑफ पुटिंग दैट मील 3 times a day ऑन द टेबल, डे आफ्टर डे आफ्टर डे, तब जाके आइडियोलॉजी की बात करना। सबसे पहले तो एज पेरेंट्स आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी टेल आवर चिल्ड्रन। और दूसरी बात ये है कि जब हमें आज़ादी मिली थी और जब पाकिस्तान बना था, जब पाकिस्तान की जो कत्लो गारत जितना भी हुआ था पार्टीशन को लेके, उस वक्त 5 करोड़ ना, क्या 5 करोड़ मुस्लिम्स डिसाइडेड टू स्टे बैक, राइट? लगभग 4.5-5 5 करोड़ मुसलमानों ने ये डिसाइड किया था कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो इंडिया में रहेंगे। तो वो तो है ना इंडियन। तो हम फेथ के बेसिस पे थोड़ी किसी को रूल डाउन कर सकते हैं या हिंदू मुसलमान ऐसे कर सकते हैं। और मुझे तो मतलब दिस इज व्हाट पीपल हैव ब्रॉट इट डाउन टू। इंटरव्यूज में बैठ के ये बताने की ज़रूरत पड़नी चाहिए किसी को कि हमारे कितने दोस्त मुसलमान हैं, कितने दोस्त हिंदू हैं, कितने दोस्त क्रिश्चियन हैं, कितने बुद्धिस्ट हैं, कितने सिख हैं।
ये भारत की छवि तो हमको नहीं देखनी थी कभी, और ये सब हो रहा है इर्द गिर्द हमारे, इसीलिए ऐसी फिल्में बनाना जरूरी है। पुराने घाव जानो भाई, यही सब हो चुका है पहले, इसी से उठ के हमें आगे आना था, आज वापस उसी दलदल में हम धंसते जा रहे हैं। तो जानो अपने साथ क्या हुआ है, आगे बढ़ो जिंदगी में। जैसे ये जितना भी हुआ था बंगाल में, इसके लिए ग्रेट किलिंग्स भी कहते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट ग्रेट किलिंग्स? ग्रेट कलकत्ता, तो इसको ग्रेट वर्ड से एसोसिएट करते हैं। सो ये वेस्ट का वर्ड है, ये इंडियन वर्ड नहीं है। ये उस वक्त ग्रेट का मतलब बिकॉज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पीपल डाइड इन इट ना, तो इसलिए ग्रेट मतलब एक अचंभा दिलाने वाला नंबर, इसलिए ये ऐसा कभी हुआ नहीं विश्व में, इसलिए ग्रेट बोला उसको। आपकी मूवी में बंगाल फाइल्स में महात्मा गांधी की फॉलिबिलिटी के बारे में भी बात की। ऑफ कोर्स वो एक महात्मा है, पर उन्होंने भी कुछ यू हैव जस्ट शोन कि उन्होंने भी कुछ गलतियां करी है। वेयर डिड ही गो रॉन्ग अकॉर्डिंग टू? गो रॉन्ग तो मुझे नहीं पता, ही फेल्ड। देखिए, ये युद्ध था, जिन्ना ने बोला हम तुम्हारी ज़मीन छीन लेंगे। युद्ध ज़मीन और रिसोर्सेज के लिए होते हैं, उसने बोला हम तुम्हारी ज़मीन छीन लेंगे, हम विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है उसको बांट देंगे, और उसे बांटने का हमारा तरीका है हिंसा। ये उसने रणनीति अपनाई। हमारे जो नेता थे उनने कहा हम तुम्हारा युद्ध स्वीकार करते हैं, तुम गलत हो और हम भारत को टूटने नहीं देंगे, और हमारी रणनीति होगी अहिंसा। ठीक है, कुछ गलत नहीं, मैं खुद अहिंसावादी हूँ, मैं तो बिल्कुल हिंसा के इतना ज़्यादा अगेंस्ट हूँ, आप कल्पना नहीं कर सकती है। मेरे तो बहुत ज़्यादा हिंसा के अगेंस्ट हूँ, मानसिक हिंसा हो चाहे शारीरिक हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम हार गए, जिन्ना जीत गया, हमारी अखंडता खत्म हो गई, हमारी प्राचीन सभ्यता बढ़ गई। आज ये सोचिए, तक्षशिला हमारी जो वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी हमारे पास नहीं है। जो हमारी 11 में से जो सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी जो आज बांग्लादेश में है, जो एक इस्लामिक नेशन है, करेक्ट। तो हम हार गए। तो ये जो हार गया वो असफल नेता है, तो ये दोनों असफल नेता है। नेहरू जी उसके बाद 1962 का भी चुनाव, वो चाइना वॉर हार गए। तो महान व्यक्ति हैं। मैं अपने, अगर मुझसे कोई पूछे विश्व में 5-6 सबसे महान व्यक्ति कौन पैदा हुए हैं, तो मैं कहूँगा गांधी जी उनमें से एक है। मैं तो बल्कि उन्हें बुद्धा के लेवल पे लेके आऊँगा, 5-6 उनमें से। गांधी जी बहुत अच्छे दार्शनिक थे, एक महान सोशल वर्कर थे, एक महान सोशल इंजीनियर थे। सोशल इंजीनियर मतलब जो समाज में संरचना को बदलता है। लेकिन वो युद्ध टाइम के फेल्ड नेता थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। और सो वॉज नेहरू। आप मुझे बताइए कि हम उन्हें इतना महान नेता बोलते हैं, महान व्यक्ति थे, पर महान नेता थे कि नहीं? इसका एग्जाम्पल ये, अगर इतने महान नेता थे तो उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इतने लाखों हिंदुओं की, भारतीयों की, मुस्लिमों की, जानवरों की, बिल्डिंगों की, सबकी जान कैसे गई? इतनी बिल्डिंगें कैसे जल गई? कैसे हुआ? इतने लोग कैसे मर गए? अगर वो इतने महान नेता थे तो एक महान नेता का काम होता है लोगों को ना मरने दे, शांति स्थापित करे। जो नेता शांति स्थापित ही नहीं कर सकता वो कैसे महान नेता हुआ? तो महान व्यक्ति थे, उनने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उनकी एक आध नीतियां जो थी रणनीति के वक्त, वो गलत हो गई, इसलिए वो लोग हार गए। तो दे आर फेल्ड लीडर्स अकॉर्डिंग, ये मेरा पर्सनल व्यू है, इट्स नॉट ओपन टू डिबेट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके हम बहुत बात करते हैं। जैसे आपके स्क्रीनिंग जो डिस्टर्ब की थी, ऑफ कोर्स दैट इज सो रॉन्ग। आपने एक मूवी बनाई है, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, एंड द फैक्ट दैट यू हैव मेड इट, यू हैव द राइट टू शो इट। तो सिमिलरली BBC डॉक्यूमेंट्री थी, तो उसके जो स्क्रीनिंग थी वो, या फिर उसका जो रीच था, उसको कर्ब कर दिया था। तो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा सिलेक्टिव हो जाता है एट टाइम्स? वो भी गलत था, ये भी गलत है। किसी की भी फ्री स्पीच को कर्ब करना, खास तौर पे अगर सरकार करे, तो बिल्कुल गलत है। ये मेरा विचार हमेशा से था। मैं खुल के इसके बारे में बोलता हूँ, और खुद को मैं एक फ्री स्पीच एक्टिविस्ट भी मानता हूँ। तो इसलिए जो लोग मेरे दुश्मन भी हैं, जो मेरे को बहुत गालियाँ देते हैं सोशल मीडिया में, या वैसे भी जो है, जब जब उनकी फ्री स्पीच पे कभी प्रतिबंध लगता है, मैं हमेशा पहला व्यक्ति होता हूँ खड़े होके लड़ता हूँ। जब वो
उड़ता पंजाब अनुराग कश्यप की फिल्म को हुआ था, सबसे पहले मैंने ही लड़ा था उसके लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी। अभी भी जितनी फिल्मों पे कभी कोई प्रॉब्लम होता है, किसी का सोशल मीडिया ट्विटर वगैरह का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तब भी मैं लड़ता हूँ उसके लिए। और मेरे जो दुश्मन हैं वो इस बात के लिए मेरी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं कि मैं उसमें पक्षपात नहीं करता हूँ। तो मैं अपनी ही बात कर सकता हूँ, बाकी दुनिया के बारे में नहीं। पल्लवी जी, विवेक सर का जो एक क्रूसेडर अप्रोच है टुवर्ड्स मूवी मेकिंग, सो एज अ वाइफ आपको उसके बारे में क्या कहना है? लाइक आर यू ऑलवेज द वरिड अरे वो पर्सन? भी तो क्रूसेडर है, वो भी हाँ, तो ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर शी है। इज, बट लाइक आप, यू आर मोर आउटस्पोकन देन हर. No, I'm also equally outspoken. I'm not on social media. That's the only difference. लेकिन मेरे सामने कोई आए तो मैं That keeps you comparatively safe. No, that doesn't keep me safe. That keeps me happy. अच्छा. So आपका, हाँ प्लीज. No, that's it. ओके, सो आपका ये जो रोल है बंगाल फाइल्स में, इसके बारे में आप प्लीज कुछ बताइए. बंगाल फाइल्स का जो रोल है वो दैट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ विवेक्स इमेजिनेशन. बाकी सारी जहाँ पे रियल कैरेक्टर्स हैं वहाँ पे माँ भारती एक काल्पनिक कैरेक्टर है. तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है. वैसे तो काल्पनिक ही रोल किए हैं सारे हिंदी सिनेमा जितना भी किया है उसमें, लेकिन फिर वो स्पेस ही पूरी फिक्शन की होती है. यहाँ पे रियल स्पेस में एक काल्पनिक कैरेक्टर को प्ले करना और उसको उतना ही रियल बनाना जितने के बाकी रियल कैरेक्टर्स हैं. और जबकि सबके पास रेफरेंस है, सबके पास रिसर्च मौजूद है. माँ भारती के ऊपर कोई रेफरेंस नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, इट्स आउट ऑफ योर इमेजिनेशन. तो वो स्पेस थोड़ी सी बहुत डिफ़िकल्ट स्पेस थी. लेकिन हमारा जो एक मास्टर स्ट्रोक रहता है वो यही रहता है कि हम एक्टर्स को कास्ट करते हैं, हम स्टार्स को नहीं कास्ट करते. और एक्टर्स जिस तरह से अपने आप को समर्पण अपना जो करते हैं किसी भी कैरेक्टर के प्रति, वो कैरेक्टर ही बन जाते हैं. तो इसलिए मेरा जितने लोगों के साथ काम था तो मैंने दर्शन कुमार को नहीं देखा, मैंने कभी मिठुन चक्रवर्ती को नहीं देखा. मुझे वही शिव और वही मैडमैन और वही सब नज़र आए. तो इसलिए काफ़ी हद तक मेरा काम आसान इन लोगों ने भी किया. तो जितना आप लोगों को इतने साल इसके लिए रिसर्च लगता है, कश्मीर फाइल्स के लिए भी लगा है, इसके लिए भी लगा है, तो ऑफ कोर्स आई मीन ये सब जो हुआ है दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, राइट? सो जब आप उन लोगों से बात करते हैं कि जिनकी फैमिलीज़ ने सफ़र किया है, तो व्हेन यू कम बैक, सो इवन एज अ क्रिएटिव माइंड कितना डिफ़िकल्ट है टू लिव विद दैट एंड टू वर्क ऑन दैट एट अ ह्यूमन लेवल? See, in the beginning it was a little difficult क्योंकि इस तरह का रिसर्च पचाना थोड़ा मुश्किल होता था. बट दैट वाज years ago. जब हमने पहले मैंने वो आरोहण वगैरह जब वो सीरियल्स किए तब कुछ एक रिसर्च वाज अ लिटिल डिफ़िकल्ट. लेकिन क्या होता है ना, वंस यू आर अ प्रोफेशनल आपको पता होता है कि आपकी कमिटमेंट क्या है और आपका एंड गोल क्या है. मिसाल के तौर पे आप मान लीजिए कोई मेडिकल स्टूडेंट हो, तो पहली बार जब वो सर्जन बनना है उसको, पहली बार जब उस किसी कैडेवर को वो काटता है तो शायद वो रात को खाना भी नहीं खाता होगा और सो भी नहीं पाता होगा. लेकिन कोई भी सर्जन जब एक प्रोफेशनल सर्जन होता है तब वो ना सिर्फ वहाँ अपने काम पे जाता है, म्यूज़िक लगाते हैं वो लोग, आराम से सर्जरी चलती रहती है, डॉक्टर सीटियाँ बजाते रहते हैं, सब करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उनके हाथ से एक इतना सीरियस काम होने जा रहा है कि अपने आप को मेंटली रिलैक्स्ड रखना उनको और एक हैप्पी स्पेस में रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उस पेशेंट को वो 100% अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी जो है वो दे सके. हमारा भी यही होता है कि हम लोगों को इतना निष्पक्ष रहना पड़ता है और इतना डिटैच्ड रहना पड़ता है उस ट्रूथ से, क्योंकि हम ही अगर इफेक्ट होने लगे तो फिर आगे के सीन्स कैसे करेंगे हम. तो क्या लगता है आपको कि स्पेसिफिकली बंगाल में आपकी मूवी किस तरीके से परफॉर्म करेगी? देखिए, अभी डिस्ट्रीब्यूटर तो ये कह रहे हैं कि अगर ये फिल्म रिलीज़ हो गई बंगाल में तो ये इतिहास कायम करेगी, हिस्टोरिक होगी. क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ बंगाली लोग जा के उनसे पूछ रहे हैं थिएटर्स में सब जगह कि भाई कब आ रही है, हमको देखना है. और दूसरा इसका एविडेंस ये है कि आप हमारे ट्रेलर के नीचे जाके देख लीजिए कि लोग क्या लिख रहे हैं, बंगाल के लोग जो हैं वो क्या लिख रहे हैं उसके बारे में कि कब आ रही है, हमें देखना है, अरे कहीं ऐसा ना हो रिलीज़ ना हो तो हम किसी और स्टेट में जाके देखेंगे, ये करेंगे. तो ये हाँ लोग ये लिख रहे हैं, आप देखिए. तो मैं मेरे ही ट्विटर पे चले जाएँ तो देखेंगे, मैंने जवाब भी दिया है
कोई कह रहा है हमने तो इस तारीख को छुट्टी रख ली है, एक कह रहा है कि मैं तो अपने दोस्त से बात कर ली है, गाड़ी हम लोग अगर कुछ होगा तो ड्राइव करके जाएंगे, 6 तारीख को देखेंगे जाके उड़ीसा में या कहाँ पे, उसने नाम भी लिखा है। तो इतना एक्साइटमेंट तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबर मिल रही है कि कई सारे थिएटर ओनर्स जो हैं वो इसको लगाने में डर रहे हैं और शायद ना भी लगाएं। और तीसरी बात यह है कि हम पे भी लगातार FIR की जा रही हैं, तो प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, पर अब देखते हैं क्या होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा सबको सद्बुद्धि आए, और कोई भी बंगाली तो इस फिल्म को बैन नहीं कर सकता, अगर कर रहा है तो वो बंगाली नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट से आपको कितना कोऑपरेशन एक्सपेक्टेड है? आपको क्या लगता है ये सवाल कैसा, आप यानी क्या जानना चाहती हैं, मैं क्या बोलूँ? हाँ जी, अरे वो तो बिल्कुल नहीं, आप ममता बनर्जी से, आई मीन आई एम श्योर यू वुड वांट टू टॉक टू हर, मीट हर एंड जस्ट टेल कि आपकी मूवी, व्हाट इज योर मूवी ऑल अबाउट। मैं तो ईश्वर से भी बात करना चाहता हूँ मैं तो बहुत लोगों से बात करना चाहता हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मुझसे बात करें। तो मेरे बात करने के चाहने से क्या होता है? क्यों आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आपको लगता है? हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हमें बात करनी है, उनका मन होगा तो वो करेंगी बात हमसे। और मोदी जी से कोई बातचीत नहीं इस मूवी के बारे में? यू वुड, आई एम श्योर यू वुड वांट हिम टू सी दैट मूवी। मोदी जी तो जापान में है। हाँ, अभी तो जापान में, और भारत पे जो अभी कठिनाइयाँ हैं उसको लड़ रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी वो कर रहे हैं जो देश के लिए बहुत सही है, करेक्ट है, और जो इस वक्त करना चाहिए। हम वो कर रहे हैं एज फिल्म मेकर जो हमको फिल्म मेकिंग के बिजनेस में करना चाहिए, और वो भी जो देश के लिए बहुत सही है। तो इस तरह से देखा जाए तो हम दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोग बहुत ही बोल्ड और एक ऐसे टॉपिक पे मूवीज़ बनाते हैं जो हिस्ट्री है, वो जो रह चुकी है, इट इज़ समथिंग विच हैज़ हैपेंड, कोई उसको मना नहीं कर सकता है। तो ऑफ कोर्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो एक टाइम आपने भी कहा था कि ऐसा आया था कि जब आपके क्लोज फ्रेंड्स थे, दे स्टॉप इनवाइटिंग यू टू सर्टेन पार्टीज, तो वो क्यों हुआ और हाउ डिड यू हैंडल दैट? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर मूवीज, राइट? या आइडियोलॉजीज मैच नहीं करी एंड दे just stop talking to us, so we are not friends anymore. और आज तक वो आइडियोलॉजी की ही वॉर लड़ते जा रहे हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी सैड दैट दे फॉरगॉट द काइंड ऑफ पीपल दैट वी आर, और पॉलिटिक्स इतनी हावी हो गई लोगों के जीवन पे, उसका ये एक बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल हमको देखने को मिला। आपने कहा था सर कि दो बड़ी क्वेश्चन आमिर खान व्हेन जब उन्होंने फना में काम किया, या विदु विनोद चोपड़ा जब उन्होंने मिशन कश्मीर में काम किया, बट आपको कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। बट फ़र्क ये है कि उनकी फिक्शनल मूवीज़ थी, ऑफ कोर्स उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो रियलिटी से रिलेटेड। शिकारा उनकी फिल्म थी, वो फिक्शनल नहीं थी। हाँ, बट लाइक मिशन कश्मीर इफ़ यू से, आई मीन लूजली बेस्ड, या फिर फना, बट आपकी मूवीज़ कम्प्लीटली हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो डू यू थिंक इट इज़ कंपेरेबल? आप मुझे बताइए, एक नॉवल और एक हिस्ट्री की बुक, आर दे कंपेरेबल? इसका जवाब तो आप भी जानती हैं। जॉन अब्राहम के साथ जो आपका एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ था, आपने कहा था कि यू नो ही कैन ईट प्रोटीन, राइड बाइक्स, फिल्म में ना घुसे, ही इज नोन फॉर शोइंग हिज बॉडी। नहीं, इसमें कोई नहीं, आप गलत सवाल कर रहे हैं। इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ही नहीं, ये तो एक सलाह है। सलाह में क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? मैं बड़ा हूँ उम्र में, मैं थोड़ा ज़्यादा भी जिंदगी दुनिया को देखा है, तो मैंने कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं, एक सलाह थी, और वो एक प्यार और मोहब्बत से दी गई सलाह थी, और एक दोस्ती की तरह थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक मैसेज सारे ऑडियंसेस के लिए आपकी मूवी जो आ रही है उसके बारे में आप बताएं कुछ। मैसेज यही है कि अगर भारत से ज़रा भी प्यार करते हैं, इंसानियत से प्यार करते हैं, और अपनी पुश्तों की, अपने दादा दादी, अपने लोगों की भारत का इतिहास जानना चाहते हैं, तो ये एक किताब से ज़्यादा एक एक्सपीरियंस है। ये सिर्फ फिल्म नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। 5 सितंबर को आ रही है। इस फिल्म को आप सिर्फ थिएटर में ही जाकर देखिए। ये थिएटर में जाकर देखना ना सिर्फ आपका धर्म है, बल्कि आपकी मौलिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको कोई भी शिकायत करने का हक नहीं है कि हमें ये नहीं बताया था, वो नहीं बताया था, क्योंकि अब जब बताया जा रहा है तो आप जाकर देखिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, इस फिल्म का लेखक और निर्देशक होने के कारण ये फिल्म आपके बच्चों की ज़िंदगी बदल देगी। खुद ना जाएं, अपने आस पड़ोस के 10 बच्चों के टिकट खरीद कर जाएं, और ज़िंदगी भर ये क्षण आपकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण क्षण बनेगा। आप बोलिए प्रोड्यूसर साहिबा। कुछ नहीं।
जैसे मराठी में कहता है ना मामा बस That's it. दैट्स Same to same. इट नहीं, that's it. खत्म. Thank you so much for joining. Thank you.